हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का नया सेशन 2021-22 के लिए सब्जेक्ट मैथ्स का यूनिट फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 एंड 16 के सॉल्यूशंस देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने आपको 11 तक सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बता दी हूँ, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को। देखिए, आप एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए और वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 को आप पढ़िए कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। आपको देखने से काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से समझिए कि आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन में क्या है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में R बराबर T1 T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि त्रिभुज है बहुत सारे और त्रिभुजों का समुच्चय है। भाई आपको पता ही है कि त्रिभुज बहुत सारे, मतलब समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ये सभी त्रिभुज के प्रकार में आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि समतल में जितने भी प्रकार के त्रिभुज बनते हैं वो सभी के सभी यहाँ पर समुच्चय का काम करेंगे। और संबंध कैसे दिया है, संबंध ये बोल रहा है कि मान लो उन सभी त्रिभुजों में से उसने केवल 2 त्रिभुज को उठाया और एक को T1 नाम दे दिया और दूसरे को T2 नाम दे दिया। उन समस्त त्रिभुजों में T1 और T2 नाम के ऐसे 2 त्रिभुज लिया है जो आपस में समरूप है ना। कहने का मतलब ये है कि समतल में उपस्थित सभी त्रिभुजों में 2 त्रिभुजों के मध्य संबंध दिया है जो आपस में कैसे हैं, समरूप है। तो ये समझ में आ गया आपको कि यहाँ पे संबंध किस रूप में परिभाषित है। ठीक है, अब देखो हमको जो है इसमें तुल्यता संबंध दर्शाना है। क्या दर्शाना है हमको इसमें? तुल्यता संबंध। कहने का मतलब ये है कि हमको दिखाना है कि क्या इसमें तुल्यता संबंध है। ऑलरेडी इसमें तुल्यता संबंध है, बस हमको यहाँ पे सिद्ध करके दिखाना है कि कैसे है। अब ये हुआ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है भुजाएं दी हुई है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2, T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है, ये हमको बताना है। ठीक है, इनमें कौन से त्रिभुज आपस में परस्पर संबंधित है। कहने का मतलब ये है कि इनमें संबंध जो दिया है समरूपता का, वो कौन से संबंध किसके साथ में है, ये हमको बताना है। चलो क्वेश्चन का फर्स्ट सेगमेंट पहले समझ लेते हैं हम, सेकंड सेगमेंट को बाद में समझ लेंगे। फर्स्ट सेगमेंट काफ़ी इजी है स्टूडेंट्स। देखो इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना इस एक्सरसाइज में, बस आपको ये समझना है कि समुच्चय किसका दिया है और संबंध जो है वो कैसे हैं उनके मध्य। अगर ये 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आप आसानी से स्वतुल्य, सममित और संक्रामक बता सकते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया है, लिख लेते हैं। तो देखो क्या क्या दिया है भाई, समुच्चय जो है वो समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। किसका समुच्चय है? समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। तो यहाँ पर लिख लीजिए समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। संबंध क्या है? संबंध जो है वो दिया है T1 T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है, बस लिख लीजिए। अब आपको आगे बढ़ना है। देखो सबसे पहले तो हमको तुल्यता संबंध बताने के लिए जो है स्वतुल्य को चेक करना पड़ेगा। तो चलो हम स्वतुल्य को चेक कर लेते हैं। स्वतुल्य का मतलब ही होगा कि ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? R होना चाहिए, है ना। ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? R होना चाहिए। अब आप बताइए स्टूडेंट्स, इतने सारे क्वेश्चंस आप कर रहे हो, यहाँ पर समरूपता की बात हो रही है। क्या यहाँ पे मान लो अगर T1 की बात करते हैं, क्या T1 जो है वो समरूप होगा स्वयं के? जी हाँ, क्योंकि कोई भी त्रिभुज जो है वो अपने आप के समरूप हो सकता है। कैसे? समरूप का मतलब होता ही क्या है? कक्षा 10वीं में आपने समरूपता के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े हो। समरूपता का मतलब होता है 2 त्रिभुज की भुजाएं जो है वो आनुपातिक होती है आपस में। कहने का मतलब ये है कि सपोज़ मान लो आपके पास में ऐसे 2 त्रिभुज हैं, तो ये वाली भुजा जैसे हमने इसको ए बी नाम दे दिए, तो और इसको हमने पी क्यू नाम दे दिए, तो यहाँ पे ए बी जो है वो
पी क्यू के समरूप होगी। ठीक है, ए बी जो है किसके समरूप होगी, पी क्यू के समरूप होगी। तो इस तरह से ये भुजा इसके समरूप, ये वाली भुजा इसके समरूप। तो ऑलरेडी यहाँ बोल चुका है कि T1 और T2 समरूप है, और एक बात ये भी कंफर्म है कि कोई भी त्रिभुज जो है वो स्वयं के समरूप होता है। क्या होता है, कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप। तो क्या यहाँ पे T1 के समरूप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या अगर हम चाहे तो T2 वाला भी एग्जाम्पल ले सकते थे हम यहाँ पे, क्या T2 के समरूप हो सकता है, तो जी बिल्कुल हो सकता है। मतलब कोई भी ऐसी आकृति जिसकी तुलना अगर स्वयं से समरूपता के रूप में किया जाए तो बिल्कुल वो समरूप होते। समरूप का मतलब होता है समान रूप। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे लिख देंगे कि संबंध आर कैसा होगा, स्वतुल्य होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम चेक करते हैं सममितता को। किसे चेक करते हैं आगे हम, सममितता को। ठीक है, सममितता को चेक करने के लिए वही कंडीशन लगाना पड़ेगा, ए बी और बी ए वाला। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, देखिए सममित में जो है ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब ये बताइए, अगर हम यहाँ पे दो त्रिभुजों की समरूपता की अगर बात करें, तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ये कहा है कि T1 T2 के समरूप है। तो क्या हम T2 को T1 के समरूप बोल सकते हैं? देखो, अगर हम बोले कि T1 जो है वो T2 के समरूप है, तो क्या हम इसका जस्ट अपोजिट T2 T1 का समरूप है ये बोल सकते हैं? भाई यहाँ पर क्रम चेंज होने से समरूपता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अगर T1 T2 के समरूप है तो हम इसको, जैसे अगर हमने ऐसा लिखा कि T1 T2 के समरूप है, तो कहने का मतलब ये है कि T1 T2 के समरूप है तो T2 भी T1 के समरूप है। तो सीधे सीधे आप लिख दीजिए कि दिया गया जो संबंध है वो सममित है। अब हम चेक करते हैं संक्रामक को। संक्रामक के लिए देखो सिद्ध करने वाली बात है। हालांकि यहाँ पे दो ही त्रिभुज दिया हुआ है, T1 और T2, लेकिन हम यहाँ T3 ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि यहाँ स्पष्ट कहा है कि समुच्चय जो है वो समस्त त्रिभुज मतलब कि बहुत सारे त्रिभुज, तो उसमें से हम एक और T3 त्रिभुज ले लेते हैं क्योंकि हमें उसे संक्रामक दिखाना है। तो देखो संक्रामक दिखाने के लिए हम यहाँ पे 3 त्रिभुजों की तुलना कर लेते हैं। कितने त्रिभुजों की? 3। जैसे त्रिभुज मतलब T1 अगर T2 के समरूप है तो T2 जो है वो T3 के समरूप होगा, है ना। मान लेते हैं कि T1 T2 के समरूप है ही, मानने वाली बात नहीं है, और T2 जो है वो T3 के समरूप है। तो सिंपल सी बात है, जब ये दोनों, ये इसके समरूप है और ये इसके समरूप है, तो इसको हम इसके समरूप बोल ही सकते हैं। T1 को T3 के समरूप बोल सकते हैं। और समरूपता का जो प्रमेय है कक्षा 10वीं में आपने अच्छे से पढ़े हो, उनके प्रैक्टिकल्स भी आपने अच्छे से देखे हो कि समरूपता का मतलब क्या होता है। अगर पहली आकृति दूसरे के समरूप है, दूसरी आकृति तीसरे के समरूप है, तो निश्चित ही पहली आकृति जो है वो तीसरे के समरूप होती है। तो हम सीधे सीधे यहाँ पे लिख देंगे कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर के लिए क्या क्या कंडीशन है क्वेश्चन में। T1 T2 belongs to R, T2 T3 belongs to R and T1 T3 belongs to R। बिकॉज यहाँ पे कारण लिख देना है कि T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, तो T1 T3 के समरूप होगा। अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे इतना हमको मतलब कि जो है ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं थी। संबंध को देखिए और सीधे सीधे दिमाग लगाइए कि स्वतुल्य तो होगा, क्योंकि पहला त्रिभुज मतलब स्वयं त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। सममित में देखिए स्पष्ट रूप से T1 T2 के समरूप है तो T2 T1 के समरूप होगा। संक्रामक देखिए, संक्रामक में जो तीसरा त्रिभुज ले लीजिए आप सिद्ध करने के लिए, और सीधे सीधे आप उसे संक्रामक सिद्ध कर दीजिए। अब क्वेश्चन का सेकंड सेगमेंट क्या कह रहा है, देखिए सेकंड सेगमेंट ये कह रहा है कि भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, कहने का मतलब यहाँ पे नाम दिया है उसने, जो T1 है ना उसकी भुजाओं को 3 4 5 मान लिया। कहने का मतलब
जो भुजाएं हैं, 3 भुजाएं, उसमें से एक का मान 3 है, दूसरे का 4 है, तीसरे का 5 है। ये सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें भी हो, पर 3 4 5 है। फिर 5 12 13 वाला फिर एक और समकोण त्रिभुज है, इसका नाम क्या है, T2। क्या नाम है इसका, T2। फिर 6 8 10 वाला भी एक समकोण त्रिभुज है और इसका नाम क्या दे दिया उसने, T3। अब इनमें हमको आपस में विचार करना है। विचार करने के बाद में ये देखना है कि T1 T2 T3 में से कौन से परस्पर संबंधित है। परस्पर संबंधित है मतलब किस रूप में, तो समरूप के रूप में। क्योंकि भाई देखो, संबंधित है कहने का मतलब ही है कि यहाँ पे क्वेश्चन में जो संबंध बोला है उससे ही संबंधित होना चाहिए। क्वेश्चन में समरूप बोला है, तब हम चेक करते हैं कि T1 T2 के समरूप है क्या T3 के है। तो चेक करके हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम 3 त्रिभुज बना लेते हैं समझने के लिए, पहले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। देखो T1 के लिए हम 3 4 5 ले लेते हैं इस तरह से, है ना। जैसे हमने 3 को आधार माने तो इसमें 5 को, इसको, इसमें 6 को लाइन से क्रम से, ये हो गया हमारा 3 4 5, ये हो गया 5 12 13 और ये हो गया ये 6 8 10, ठीक है। अब आप इनको देखिए अच्छे से और लॉजिक लगाइए कि कौन से ऐसे त्रिभुज है जो एक दूसरे के समरूप नज़र आ रहे हैं। समरूप का मतलब होता क्या है, देखो समरूप यानी समान रूप। समान रूप का मतलब ये नहीं कि एक छोटा त्रिभुज है एक बड़ा त्रिभुज है तो समान समरूप नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, हमको समरूपता के 2 शर्त याद होने चाहिए। पहली शर्त क्या थी जो हमने कक्षा 10वीं में पढ़े थे, पहली शर्त ये थी कि भुजाएं आनुपातिक होना चाहिए, ठीक है। भुजाएं कैसी होनी चाहिए, आनुपातिक होनी चाहिए। आनुपातिक का मतलब भुजाएं जो है वो एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए, ठीक है। और जो कोण हैं, जो बनने वाले कोण हैं त्रिभुज के, वो आपस में बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम T1 की तुलना T3 से करते हैं तो भुजाओं का अनुपात, जैसे कि ये वाली भुजा है तो इसको हम अनुपात निकालेंगे तो 5/10 करेंगे। फिर ये भुजा इसके अनुपात में तो 4/8 लिखेंगे। फिर ये वाली भुजा इसके अनुपात में तो 3/6 लिखेंगे। अब आप इन्हें काटिए, 5 एका 5, 5 दूनी 10, 4 एका 4, 4 दूनी 8, 3 एका 3, 3 दूनी 6। कहने का मतलब काटने के बाद में 1/2 1/2 रिजल्ट मिल रहा है हमको तीनों में। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो त्रिभुज T1 और T2 है ना, इनमें जो है एक निश्चित अनुपात है, वो 1/2 का है सबके मध्य। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये परस्पर संबंधित है, क्योंकि समरूपता की परिभाषा में ही हमने देखे थे कि पहली शर्त थी कि भुजाएं जो है वो आपस में आनुपातिक, आनुपातिक का मतलब उनके मध्य एक बराबर का निश्चित अनुपात होना चाहिए। तो बस यही कहना चाह रहा था वो कि किस तरह से संबंधित है। तो देख लिया हमने, T1 जो है वो T3 के समरूप है लेकिन T2 के नहीं है, तो जिसके समरूप है उसके समरूप हमने लिख दिए। चाहे तो एक लाइन और लिख सकते हो कि T1 T2 के समरूप नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आशा करती हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है वो सभी पॉइंट आपको समझ में आया हो, 12 का जो है वो सभी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आपको जो है सभी डाउट क्लियर हुए होंगे, क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन था ये, कुछ ज़्यादा इसमें बड़ा लॉजिक नहीं था। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या देखना है, आप NCERT बुक्स देख लीजिए स्टूडेंट्स और वहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 को आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ने के बाद में आप मुझे बताइए उसमें समुच्चय क्या है। तो उसमें जो समुच्चय है वो है समस्त बहुभुजों का समुच्चय। अब यहाँ बात आती है बहुभुज क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 में तो समस्त त्रिभुजों का समुच्चय बोल दिया था समतल में स्थित, यहाँ बहुभुजों का बोल दिया, तो अब बहुभुज में किसे शामिल करेंगे। तो सिंपल सी बात है, आपने कक्षाओं में, पिछली कक्षाओं में आपने बहुभुज के बारे में पढ़ा है। बहुभुज मतलब ऐसी आकृतियाँ जिसकी एक से अधिक भुजाएं हो, उन्हें हम बहुभुज कहते हैं। अब आप बताइए ऐसी कौन सी आकृतियाँ हैं जो बहुभुज हो सकती हैं। जी हम क्या त्रिभुज को बहुभुज कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। क्या चतुर्भुज को बहुभुज कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्या हम पंचभुज को बहुभुज कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्या हम षष्ठभुज को बहुभुज कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है कि ऐसी आकृतियाँ जिनमें एक से अधिक भुजाएं होती हैं उनको हम बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं हम उनको, बहुभुज। बहुभुज यानी जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो।
अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्त, अष्ट, 9, 10 जितने भी हो इसके बाद वाली जो सभी भुजाएं वाली जो आकृतियां हैं, वैसे तो ज़्यादातर हम त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज ये ही पढ़ते हैं, है ना, इनके बारे में पढ़ते हैं हम। तो ये सभी की सभी आकृतियां जो है वो बहुभुज के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। अब संबंध क्या कह रहा है? संबंध ये कह रहा है कि उनमें से आपको ऐसे कोई दो बहुभुज दिया गया है जिसमें एक को P1 और एक को P2, मतलब इसको पॉलीगन्स कहते हैं बहुभुज को, इसलिए यहाँ पे P1 P2 ले लिया है। त्रिभुज को ट्रायंगल कहते थे इसलिए ऊपर में T1 T2 लिया था। तो कोई भी दो बहुभुज जैसे P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है बोल रहा है। संबंध दिया है, संबंध ये दिया है कि दो बहुभुज है, वो कोई भी हो सकते हैं, त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, पंच षष्ठभुज कोई भी हो सकता है। तो इन दोनों की भुजाएं आपस में कैसी है? समान है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक आकृति मैंने बनाई, अब मैं दूसरी आकृति यहाँ ऐसे बना रही हूँ। अब तुम बताइए ज़रा, इसमें भी कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं, और इसमें भी कितनी भुजा है? 3 भुजा। तो है ना भुजाएं समान। यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि वो आकृतियाँ कैसी हैं, लेकिन बस दिए गई आकृतियों की भुजाएं समान है, आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, यही तो है मेन पॉइंट समझना है क्वेश्चन का। समुच्चय है बहुभुजों का और संबंध बोल रहा है P1 P2 की भुजाएं समान है। अब देखिए स्वतुल्य, सममित, संक्रामक का लॉजिक लगाना तो बहुत सरल सिंपल सी बात है। तो चलो शुरू हो जाइए। स्वतुल्य, देखो क्वेश्चन को देख के ही आप बता सकते हो कि स्वतुल्य होगा या नहीं। देखो यहाँ पे भुजाओं की संख्या समान है कहना चाह रहा है। ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर दो त्रिभुज ले लेती हूँ सपोज, ठीक है, और इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं को देखते हैं हम। तो इसको मैं P1 नाम दे देती हूँ, इसको P2 नाम दे देती हूँ। तो क्या यहाँ पर स्वयं जो P1 है स्वयं की भुजा के बराबर होगी क्या? स्वयं P1 की भुजा बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इसके पहले हमने ऊंचाई वाला क्वेश्चन किए थे, वहाँ पर स्वयं की ऊंचाई स्वयं के बराबर हो सकती है। तो बिल्कुल स्पष्ट है, यहाँ पर P1 की भुजा स्वयं P1 के बराबर होगी और यहाँ P2 की भुजा स्वयं P2 के बराबर ही होगी। तो दोनों की भुजाएं अगर हम यहाँ लिखना चाहे उदाहरण में तो हाँ ठीक है, दोनों को हम लिख दिए यहाँ पे। P1 P2 बिलोंग्स टू R है, या P1 P1 बिलोंग्स टू R है, P2 P2 बिलोंग्स टू R होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो है वो भुजाओं दोनों की समान होगी। ठीक है, यहाँ कारण भी लिख सकते हो, तो सीधे सीधे लिख दिया हमने, संबंध R स्वतुल्य होगा। अब सम्मित की ओर चलते हैं। क्या दिया गया संबंध सम्मित होगा क्या? यहीं पे चेक कर लेते हैं, चलो सम्मित होगा कि नहीं। देखो दोनों बहुभुजों की संख्या समान होगी बोल रहा है। तो अब सम्मित में देखो, मान लो अभी मैंने ऊपर में जो त्रिभुज बनाई थी उन्हीं को एक बार देख लेते हैं। सममित का मतलब ये होता है कि जैसे हमने इसको P1 मान लिए, इसको P2 मान लिए, तो P1 जो है वो P2 के बराबर, मतलब P1 की भुजा P2 के बराबर होगी। तो क्या मैं इसको उल्टा बोल सकती हूँ? P2 की भुजा P1 के बराबर हो सकती है? बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने अगर यहाँ पे A बराबर B लिखा तो कहने का मतलब क्या हुआ? जो मान A का है वही मान B का होगा, तो B बराबर A भी पढ़ सकते हैं इसको। तो अगर हम P1 की भुजा P2 के बराबर है तो P2 की भुजा P1 के बराबर होगी। तो सिंपल सी बात है, आप सीधी सीधी लिख दीजिए कि ये सम्मित भी होगा। अब संक्रामक की बात करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे तो दो ही भुजा मतलब पॉलीगन्स यानी कि दो बहुभुजों की तुलना किया है, एक तो P1 और P2 की, फिर तीसरा कहाँ से लाए? भाई देखो तीसरा हमको अपने तरफ से लेना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सिद्ध कीजिए वाला है, और सिद्ध कीजिए वाले क्वेश्चन में हमको अपने तरफ से जो है वो तीसरी आकृति भी हम ले सकते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे P1 P2 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, हम तीसरा बहुभुज P3 ले लेते हैं। अब देखिए जो है इसमें क्या होता है, AB और BC और AC होना चाहिए, ये तो बार बार मैं बता चुकी हूँ आपको। तो देखो अगर P1 की भुजा P2 के बराबर है तो ऑलरेडी यहाँ तो क्वेश्चन में P1 P2 का है ही बराबर, है ना, तो और P2 की भुजा P3 के बराबर है मान लेते हैं, और मानना ही पड़ेगा हमको। तो स्पष्ट सी बात है कि जब P1 की भुजा P2 के बराबर है और P2 की भुजा P3 के बराबर है तो हम स्पष्ट कह सकते हैं कि जो P1 की भुजा है वो P3 के बराबर होगी। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो तीसरी कंडीशन भी यहाँ पे लागू होगी, क्योंकि
यहाँ पे भुजाओं की समान संख्या की आपस में हमको तुलना करनी है। जब P1 P2 के बराबर है तो P2 P3 के बराबर होगा और P1 P3 के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम सीधे सीधे लिख देते हैं यहाँ पे कि ये संक्रामक है। तो देखिए जब तीनों शर्तों को हम देखेंगे तो देखो हमने यहाँ पे थ्योरी लिख दी है, आपके पास पूरी थ्योरी आप देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि देखो ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि तीनों निष्कर्ष के आधार पर संबंध आरेख स्वतुल्य संबंध है, बस लिख दीजिए। चलो क्वेश्चन का जो सेकंड सेगमेंट था ये क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन का सेकंड सेगमेंट आप पढ़ लीजिए एनसीईआरटी में। ठीक है स्टूडेंट्स, आप बुक ओपन कर लीजिए एनसीईआरटी और वहाँ पे सेकंड सेगमेंट देखिए। सेकंड सेगमेंट में ये कहा था कि जो भुजाएं 3, 4, 5 की लंबाई वाली भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय को ज्ञात कीजिए या संबंधित समुच्चय बताइए, ये कहा था। अब देखो मान लो हमारे पास में एक ऐसी आकृति है जिसमें 3, 4, 5 लंबाई दिया हुआ है। अब देखो भाई स्पष्ट सी बात है, देखो मैंने यहाँ पे बहुभुज में तो मैं त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज किसी को भी ले सकती हूँ, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज, स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यहाँ पे बहुभुज के अंदर किसको लेना है, हमको समकोण त्रिभुज को। तो मैंने यहाँ लिख दी हूँ कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाएं वाले समकोण त्रिभुज भी एक प्रकार से बहुभुज ही होगा। तो जो समुच्चय ए है उसके अंदर क्या लिखेंगे हम, तो सभी त्रिभुजों का समुच्चय आ जाएगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि क्वेश्चन में लास्ट में सेगमेंट जो है वो त्रिभुज के लिए बोल रहा है, तो भाई त्रिभुज की बात कर रहा है तो समुच्चय ए के अंतर्गत सभी त्रिभुजों का समुच्चय आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ लीजिए, बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। देखिए मैं सीधे सीधे यहाँ पे लिख देती हूँ कि समुच्चय क्या है। तो समुच्चय है यहाँ पे एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, मतलब वहाँ पे स्पष्ट कह दिया है कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल। कहने का मतलब आपको यहाँ पे सभी प्रकार की रेखाओं के समुच्चय को लेना है, जैसे समांतर रेखाएं, लंबवत रेखाएं, संपाती रेखाएं, और भी रेखाएं हो सकती है अलग अलग प्रकार की, उन सभी रेखाओं का समुच्चय है भाई समतल। एक्स वाई का मतलब क्या हुआ, देखो आपको पता ही है ना, एक्स मतलब ये हो गया, वाई मतलब ये होगा, मतलब एक्स वाई कहने का मतलब वो कहना चाह रहा है कि आपको यहाँ पर दो भुजाओं को लेकर चलना है। और भाई सिंपल सी बात है, दो भुजाओं से मिलकर ही तो समतल का निर्माण होता है, कोई अकेली भुजा थोड़ी, अकेली लाइन थोड़ी समतल का निर्माण करती है। तो ठीक है, अब ऐसे रेखाओं का हमको समुच्चय मान लेना है। और यहाँ पे मान लो कोई भी दो रेखा हैं, उनके बीच में आपस में संबंध दिया हुआ है कि L1 L2 के समांतर है ना, L1 समानांतर है L2 के। देखो सिंपल सी बात है, पहले वाले क्वेश्चंस में पॉलीगन्स दिए थे बहुत सारे, और उनमें से कोई दो को P1 P2 को ले लिया था और कह दिया था कि दोनों की भुजाओं की संख्या समान है, तो इसमें तुल्यता संबंध है, तो सिद्ध करके बताइए। और ये भी वैसे ही है, बहुत सारी रेखाओं का समुच्चय है इसमें, और यहाँ पे दो रेखाओं के बीच में आपस में संबंध दिया है और बोल रहा है कि L1 समानांतर है L2 के। तो आप चेक करके बताइए, चेक करके नहीं बताइए ही सिद्ध करके कि इसमें जो है तुल्यता संबंध है। तो चलो हम चलते हैं स्वतुल्य की ओर। अब आप समुच्चय को देख के ही बता दीजिए। देखो मैं ज़्यादा इसमें समझाऊंगी नहीं क्योंकि बहुत सरल है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने काफ़ी कर लिए हैं। अब समांतर का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो मान लो हमने L1 बनाए यहाँ पे, है ना। अब ये L1 जो है, अब भाई क्या कोई रेखा स्वयं के समांतर हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है भाई, सिंपल सी बात है। यहाँ पर समांतर की बात कर रहे हैं, तो रेखा L1 जो है वो स्वयं के समांतर होगा, या रेखा L2 जो है वो स्वयं के समांतर होगा, तो जी हाँ बिल्कुल होगा, रेखा स्वयं के समांतर हो सकती है। तो यहाँ पर लिख दीजिए L1 बिलोंग्स टू R, सो यहाँ पे लिख दीजिए क्योंकि रेखा L1 स्वयं के समांतर होगी, अतः दिया गया संबंध जो है वो स्वतुल्य होगा। चलो अब हम सममित भी चेक कर लेते हैं। सममित में दो रेखाएं लेके चलते हैं, जैसे यहाँ क्वेश्चन में दे दिए, मान चलो ये L1 है। अब L1 जो है ना, जो L1 है वो L2 के कैसा होगा, यहाँ पर समांतर है। तो क्या L2 L1 के समांतर पढ़ सकते हैं क्या, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है। अगर L1 जो है L2 के समांतर है
तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि L2 जो है वो L1 के समांतर होगा। ठीक है, चाहे आप L1 समांतर L2 बोलो या L2 समांतर L1 बोलो, बात तो एक ही है। यहाँ दोनों परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप सीधे सीधे लिख दीजिए दिया गया संबंध समीत है। चलो अब हम चेक करते हैं संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए आपको एक L3 भी लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको? L3। तो देखो हम यहाँ पे एक रेखा L3 ले लेते हैं। तो देखो अगर हम यहाँ पे L1 को L2 के समांतर लिखेंगे और L2 को L3 के समांतर लिखेंगे तो स्पष्ट सी बात है L1 जो है वो L3 के भी समांतर होगा ही होगा, क्योंकि जब L1 और L2 में जो संबंध है वही संबंध L2 और L3 में है, तो वही संबंध L1 और L3 में भी होगा। तो आप बिना बिल्कुल सोचे समझे लिख दीजिए कि ये जो है संक्रामक होगा। अब स्पष्ट सी बात है, जब स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तो दिया गया संबंध जो है वो तुल्यता संबंध भी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका भी एक सेकंड सेगमेंट था छोटा सा, देखो ये भी ज़्यादा टफ नहीं था। क्वेश्चन में ये कहा था कि y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर एक ये जो समीकरण है रेखा का ही समीकरण है, आपने कक्षा 11वीं में पढ़े होंगे रेखा का समीकरण। तो यहाँ पे आपको ये पूछना चाह रहा है कि इस समीकरण से संबंधित और भी रेखाएं हो सकती है। भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि समुच्चय के अंदर कहा ही है कि समतल में उपस्थित समस्त रेखा, समस्त मतलब बहुत सारी रेखाएं, अनंत रेखाएं भी हो सकती है, तो उन सभी का समुच्चय बोल रहा है। लेकिन इससे संबंधित, इसी समीकरण से संबंधित, अब यहाँ 4 की जगह तो बहुत सारे मान आ सकते हैं, अनेकों मान आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है, और ये देखो ये इस फॉर्म में रहता, देखो आपको पता होगा, आपने देखे थे कि रेखा का जो समीकरण है y बराबर mx+c होता है। तो अब ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, तो आपको सीधे सीधे लिख देना है कि y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय y बराबर mx+c होगा। भाई सिंपल सी बात है, mx+c ही तो लिखेंगे। अब इतने सारे ढूंढ के तो लिख नहीं सकते। अब इस फॉर्मूले में जो भी फिट हो रहे होंगे वो सभी के सभी जो है इससे संबंधित रेखाओं के समुच्चय होंगे, जहाँ m = 2 है, प्रवणता 2 है, और जो C है वो बिलोंग्स टू R होगा। बिलोंग्स टू R कहने का मतलब ये है कि C जो है वो R के अंदर, यानी कि संबंध के अंदर उपस्थित रेखाओं का समुच्चय होगा। ठीक है, तो बस आप लिख दीजिए कि ये जो है इस तरह से आपको इसको लिखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 ये दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है ये? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है, ये 15 का आंसर बी आएगा और 16 का सी आएगा। देखो ये बहुत सरल है, जब आप इन्हें हल करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि दिया गया संबंध जो है वो सममित है। ठीक है, क्या संक्रामक है, क्या स्वतुल्य है, क्योंकि देखो मैं सब चीज़ आपको पका पकाया दे दूँगी तो आपको खाने की आदत बन जाएगी। इसलिए आप जो है थोड़ा सा लॉजिक भी लगाओ कि इसका ऑप्शन बी आया तो क्यों आया। भाई बहुत सिंपल सरल क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़ो, एक मिनट में आप उसे हल कर लोगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर सी में, मतलब 16 में आंसर नंबर सी आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो कहा गया है कि जो बी का मान है वो कैसा होना चाहिए? 6 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो जब बी का मान हम 6 से बड़ा रखेंगे तो मान रख के देखो, आप 7 रख के देखोगे तो भी कंडीशन नहीं बनेगा, लेकिन जब आप 8 रख के देखोगे, है ना, बी का मान जब आप 8 रख के देखोगे कंडीशन में, तो वहाँ पे जो है 8 और 6 वाली कंडीशन बन के आएगी। ठीक है, तो जो आपका आंसर है वो आ जाएगा सी, ऑप्शन सी। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो, और मैंने जितने भी आपको क्वेश्चंस करवाई हूँ एक्सरसाइज 1.1 के, उसके सभी लेक्चर्स को अगर आपने देखे होंगे प्लेलिस्ट में जाकर लाइन से एक के बाद एक, तो आप ये क्वेश्चन को आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है बिना पेन चलाए इनके आंसर अपने दिमाग में ही हल कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स मैं आशा करती हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन 1 से लेकर के 16 तक के कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट हो आपको, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा उस कन्फ्यूज़न को जो है आपको क्लियर करके बता दूँगी। ठीक है, और आप जो है एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, अपने नोट्स में बना लीजिए स्टूडेंट्स।
और आप साथों साथ नोट्स बनाते चलिए। एक एक क्वेश्चंस के बेसिक को अच्छे से समझिए कि क्यों ऐसा आया, क्यों ये कह रहा है, आगे पीछे पूरा आपको सोच के देखना है कि वाकई में इसका जो संबंध है इस तरह से है तो क्यों है। तो आपको जो है कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा और एग्ज़ाम में जो है आप उन्हें बिल्कुल सही सही हल कर पाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो है फलन संबंध एवं फलन इस यूनिट का नाम था। तो अभी तक हमने संबंध के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुका है, सभी बेसिक चीज़ें, सभी सारे क्वेश्चंस हमने उसके डाउट क्लियर कर लिए हैं। तो अब मैं जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस चैप्टर से संबंधित यानी कि एक्सरसाइज 1.1 से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगी। उसके बाद मैं आपको फलन का डिटेल समझाऊंगी स्टूडेंट्स। तो आप जो है बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। संबंध को सबसे पहले तो अच्छे से पढ़ लेना आप जितने भी लेक्चर्स है, तभी आपको फलन समझ में आएगा, क्योंकि संबंध एवं फलन एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।